कि हमको नॉर्मली डाइसैकेराइड्स के ही ऊपर आते हैं स्ट्रक्चर, वो भी मेल्टॉस का एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर सुक्रोज का पूछ लेगा बहुत ज़्यादा करेगा तो, या फिर ये लैक्टोज वगैरह का। ठीक है, पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर समझते हो क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड्स? जिसमें क्या होता है, हाँ, 10 से ज़्यादा ज्वाइन होंगे, राइट। तो अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो अपने पोर्शन के भी बाहर है एक्चुअली में वो। ठीक है, बट फिर भी अगर तुम लोग को देखना है तो थोड़ा सा, अगर देखो नॉर्मली पॉलीसेकेराइड्स क्या होंगे, ग्लूकोज के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर फ्रुक्टोज के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या करोगे, देखो ऐसे दिया रहता है, हमको मालूम है कि कोई भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दूसरे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से कौन सी लिंकेज बनाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट है। हमको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, बाकी जो भी तामझाम है यहाँ पे वो तो अपने को पता ही है, कहाँ पे CH2H, कहाँ पे H, कहाँ पे OH लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्टेड है। तो बुक्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, अभी स्ट्रक्चर को मैं कंटिन्यूअस कहाँ तक दिखाऊंगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं मालूम है, ऐसे एक लाइन मारेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे और आगे ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे उनको पता है ऑक्सीजन की लिंकेज है, तो इसको ऐसे कनेक्ट करके ऐसे ऐसे, ठीक है, कनेक्ट करते जाएंगे, राइट। तो अगर कहीं तुमको बुक्स में ऐसे या फिर ऐसे सिंबल दिख रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये स्ट्रक्चर आगे भी सेम इसी वे में क्या होगा, कंटिन्यू होगा, राइट। ये यहाँ से आगे सेम एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड अपने इसमें तो नहीं है पोर्शन में, ठीक है, बट इसका एक ये होता है, एक एग्जाम्पल है एमिलोस करके, ठीक है, जो एक टाइप का एंजाइम होता है, बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हमको देखना है। अब जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहेगा और नॉर्मली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच होगा और एन टाइम्स होगा। तो एक दो पॉलीसेकेराइड अपन देख लेते हैं, जैसे ये है सेल्यूलोज, भी एक टाइप का पॉलीसेकेराइड यूनिट है। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो पॉलीसेकेराइड में तुमको कुछ नहीं करना, खाली वही स्ट्रक्चर को एन टाइम्स जोड़ना है। ठीक है, इसको देखो कहीं कहीं पे ना, ये जो हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिख रहे हैं, ठीक है, किसी किसी बुक्स में इनको अल्फा लिंकेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अल्फा लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल लिख लो, देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड और ये सेल्यूलोज का देखते हैं हम। तो दिख रहा है तुम लोग को, Starch is an important part of our diet and it is mainly found in cereals, grain, roots, corns, potatoes, etc. Amylose is a water-soluble complex and contain 20% of starch, right? अब डिराइव तो किससे होगा, ये स्टार्च से ही बना होगा, प्लांट के अंदर है तो, ठीक है, बट कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, एन टाइम्स होंगे। तो एक टाइप का ये होता है जो ऐसे स्ट्रक्चर हम लोग इसको फॉर्म करेंगे, एन टाइम्स दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं। चाहिए तो बना लो, एक दो सेल्यूलोज वगैरह भी देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। एमिलोज तुम बोल लो एक टाइप का प्रोटीन या एंजाइम्स होता है जो अपने बॉडी में मिलता है। ठीक है, क्या बोला था ना, मेनली फाउंड इन सीरियल्स, ग्रेन, रूट्स, कॉर्न, बोलते हैं ना, ये सारी चीजें अपने बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होती, तो तुम एक टाइप का इसको प्रोटीन कंसिडर कर सकते हो, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है अपनी एमिलोज की। टाइप है ये कार्बोहाइड्रेट का ही, बट जैसे अभी मैं बोल रहा था ना कि अपने बॉडी को क्या लगता है, कार्बोहाइड्रेट तो पहला प्रेफरेंस है, तो उसी का पॉलीसेकेराइड फॉर्म है, तो बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो सब चाहिए तो बना लो सेल्यूलोज का भी स्ट्रक्चर, देखो क्या बोल रहा है, सेल्यूलोज इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट इन प्लांट स्ट्रक्चर, वुड, कॉटन टू सपोर्ट द वेट ऑफ प्लांट। वो जो स्टेम पे देखो ऐसा रेशा रेशा टाइप का नहीं रहता है क्या, प्लांट पे लाइन लाइन रहता है, उसी को हम लोग सेल्यूलोज बोलते हैं। वो एक्चुअली क्या करता है, पूरे स्टेम को या ब्रांचेस को सपोर्ट देता है। ठीक है, राइट।
तो किसी भी प्लांट को तुम ऐसा बीच से काटोगे तो इसमें से लाइनिंग निकलती है वाइट वाइट कलर की, उसकी वुड की, तो उसी को हम लोग सेल्यूलोज बोलते हैं। और वो हर एक प्लांट में रहता है, खाली जो वीक प्लांट्स हैं उसमें कम सेल्यूलोज बोलो या वीक बॉन्डिंग होती है, बट जो अच्छे खासे पेड़ होते हैं, जैसे बोलते हैं ना इस पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, तो उसमें सेल्यूलोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हार्डनेस आती है। इट इज़ अ लॉन्ग चेन अनब्रांच्ड पॉलीमर। ह्यूमन कैन नॉट हाइड्रोलाइज सेल्यूलोज ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम्स। अपने बॉडी में नहीं देखने को मिलते हैं सेल्यूलोज वगैरह, क्योंकि हमारे जो अंदर एंजाइम्स है वो उनको ये नहीं कर पाते हैं। अब सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो सेम स्ट्रक्चर है, खाली इसमें ना ऐसे क्रॉस फॉर्म में चीज़ें बनती हैं। ठीक है, पॉलीमर पढ़ोगे तो ये और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर्स वही हैं, खाली क्या हो रहा है देखो, ऐसे क्रॉस लिंकिंग होती है इनकी, ऐसे यहाँ से भी बॉन्ड बन जाता है, यहाँ से भी बॉन्ड बनेगा, ऊपर से जाएगा ऐसे, तो उससे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है प्लांट को एक। तो लिख लो, वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। स्टार्च और मेल्टोस और लैक्टोस ज़्यादा करके एग्जाम में वही पूछते हैं हम लोग। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हम लोग जो फैट बोलते हैं ना, एक्चुअली में उनको अगर मैं बायोलॉजिकल टर्म में देखूँ तो उसको लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, लिपिड्स या फिर फैट जो भी बोलो, लिपिड्स उतना कॉमन नेम नहीं है, बट ज़्यादा करके हम लोग फैट्स बोलते हैं। ठीक है, लिपिड्स का काम क्या है अपने बॉडी में, क्या लगता है? हाँ, राइट। अपने बॉडी में क्या होता है, जब हम लोग फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं तो जो भी एक्सेस में एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो एज अ फैट कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका यूज नहीं होता है तो वो धीरे धीरे फैट्स में कन्वर्ट होता है। हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली कि जो ज़्यादा खाता है वो मोटा होने लगता है, तो मोटा होने का क्या मतलब है, जो उसके बॉडी की एनर्जी वो यूटिलाइज नहीं हो रही तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो रहा है। और फैट्स के नुकसान भी बहुत सारे हैं, बट फायदे भी हैं। ठीक है, देखो एक्सेस में कोई भी चीज़ है तो तुमको नुकसान ही करेगी, सीधी सी बात है। ठीक, तो बॉडी में जितना बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं उतना ही तुम्हारे बॉडी में फैट्स का भी होना ज़रूरी है। फैट्स क्या होता है, जैसे मान लो अगर तुम लोग बिना खाए भी एक आध दो दिन निकाल रहे हो, तो अगर तुम्हारे बॉडी में फैट्स का अमाउंट ज़्यादा है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जो उसने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है उसको वो हाइड्रोलाइज करता है। अपन बोलते हैं ना पानी पीने के बाद भी हम लोग बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, तो सर्वाइव करने का रीज़न ये है कि जब तुम पानी पीते हो तो जो तुम्हारे फैट्स में एनर्जी है, ग्लूकोज है, ठीक है, वाटर उसको क्या कर देता है, डाइल्यूट करके बॉडी में लेके आता है। राइट, तो हम लोग धीरे धीरे कुछ दिनों तक सरवाइव कर जाते हैं। अब किसी का खाना पीना पूरा बंद कर दो तो खाना बंद हुआ तो उसका प्रोटीन विटामिन सब बंद हो जाएगा। दूसरा, बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट इसलिए रहती है कि जो फैट्स है वो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता फैट से एनर्जी में, उसको एक मीडियम चाहिए होता है। तो जब तक वाटर का मीडियम नहीं मिलेगा वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो तुम पानी पी के भी अगर तुम्हारे बॉडी में फैट्स का अमाउंट ज़्यादा है तो तुम कुछ दिनों तक सरवाइव कर सकते हो, सीधी सी बात है। ठीक, वैसे ही होता है सेम ग्लाइकोजेंस। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होते हैं, इन एनिमल बॉडी ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे एनर्जी अपने बॉडी में, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी में स्टोर हो रहा है तो उसको मैं लिपिड्स बोलता हूँ। वैसे ही एनिमल के अंदर जो स्टोर होती है एनर्जी वो कौन करते हैं, ग्लाइकोजेंस करते हैं। राइट है, ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इट इज यूज्ड एज इंस्टेंट एनर्जी ड्यू टू द ग्रुप विच आर प्रेजेंट फॉर द क्विक हाइड्रोलिसिस। अब ग्लाइकोजन में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो एनर्जी को पकड़, ग्लूकोज वगैरह को पकड़ के रखते हैं, बट जैसे इनको वाटर मिलेगा ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को वाटर में रिलीज कर देते हैं और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है। तो ग्लाइकोजन इन एनिमल अगर मैं बोलूँ तो ये कैसे काम करता है, एज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी या फिर ग्लूकोज जो भी है। अपने बॉडी में वही चीज को हम लोग ने नया नाम दिया हुआ है, दैट इज लिपिड्स। ठीक है, तो एनिमल में है तो ग्लाइकोजेंस, ह्यूमंस में है तो लिपिड्स, यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस क्या है? अभी तक कार्बोहाइड्रेट में मैंने तुमको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, एमिलोज, फिर सेल्यूलोज भी पढ़ाया। हम लोग सेल्यूलोज को भी तो यूज में लेते हैं घर बनाने के लिए या कुछ पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए, वुड का इस्तेमाल करते हो, है कि नहीं? ठीक है,
तो कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज है जो तुम्हारे बॉडी के साथ साथ तुम्हारे सराउंडिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखो, कार्बोहाइड्रेट सेटिस्फाई ऑल द बेसिक थिंग्स, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। ठीक है, कॉटन जो कपड़ा आ रहा है वो भी क्या है, सेल्यूलोज ही है तुम्हारा एक टाइप का। एनिमल, अब देखो, इट इज अ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट इन प्लांट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट क्यों है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों है हम लोग, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जनरेशन सिर्फ किसके पास है, प्लांट के पास है। हम तो उसको एक्वायर करते हैं, ले लेते हैं जबरदस्ती। दे आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज इन प्लांट, सेल्यूलोज, वुड, कॉटन, ये तो देखा ही हमने। एनिमल गेट द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट एंड प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाय फोटोसिंथेसिस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम लोग प्लांट को छोड़ते हैं तो किसी की भी बॉडी खुद से कार्बोहाइड्रेट जनरेट नहीं करती है। इसी वजह से हमको एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। दस कार्बोहाइड्रेट सेटिस्फाई ऑल द बेसिक यूनिट्स। और एक दो तुमको, नेक्स्ट अपने पास जो बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, वो है प्रोटीन। ठीक, अब प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो अब देखो, जितने भी ये सब नेम है ज्यादा करके तो ग्रीक और लैटिन से एक्वायर किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी अगेन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रोटियोस। ठीक है, प्रोटियोस का वहां पे मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, प्रोटीन को हम लोग सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए उसका नाम हम लोग प्रोटियोस बोलते हैं ग्रीक में, और इसी से फाइनली डिराइव करके इधर उधर से चोरी वगैरह करके इसको प्रोटीन बनाया गया। ठीक है, अब प्रोटीन होते क्या है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो प्रोटीन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर, ठीक है, प्लांट को सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से एलिमेंट से मिलता है पता है? हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा क्या होता है, नाइट नाइट्रोजन। सही है, और हमारी बॉडी में जो फैट्स होता है वो किससे बना है, फैटी एसिड, राइट। और फैटी एसिड क्या होता है एक्चुअली में, मैंने बताया था, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, तो ये क्या होता है, कार्बोक्सिल, है कि नहीं? ठीक है, तो प्रोटीन ना एक्चुअली में क्या है जानते हो, कार्बोक्सिलिक और नाइट्रोजन कंपाउंड का मिक्सचर है। अब नाइट्रोजन का सबसे स्टेबल कंपाउंड अपने को अर्थ पे कौन सा पता है, अमोनिया, राइट है। अब इसी से या तो मैं प्राइमरी अमाइन बना दूं, या तो सेकेंडरी बना दूं, या फिर टर्शरी बना दूं, राइट। तो यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक, अब ये ग्रुप हो गया अमाइन ग्रुप, और ये हो गया तुम्हारा एसिड ग्रुप। सही है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोल रहे थे, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड था। अब मोनोसैकेराइड में भी क्या था, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज था। वैसे ही प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, इन दोनों वर्ड को हम लोग कंबाइन करके बनाते हैं अमाइनो एसिड। समझ में आया कहां से आया वर्ड? ठीक है, अमाइनो एसिड चीज क्या है देखो, ठीक है, कोई भी ऐसी कार्बन की चेन, राइट है, कोई भी कार्बन की चेन जिसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और दूसरे साइड पे ये ग्रुप हो, अमाइन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, प्रोटीन। समझा? अब यही चेन जब बार बार ऐड होगी, मान लो अगर मेरे पास ऐसा कंपाउंड है NH2C, C डबल बॉन्ड OH OH, फिर यहाँ से मैंने NH2, यही सेम कंपाउंड अगर मैं बना दूं तो क्या लगता है, यहाँ पे HOH ये वाटर निकाल देंगे यहाँ से, सही है, और फाइनली ये मुझे कैसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से वाटर गया तो ये NH, और यहाँ पे ये कंटिन्यूअस चेन चलती जाएगी ऐसे n टाइम्स, यहाँ से भी जुड़ जाएगी, यहाँ से भी। यही जो चीज होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा, ठीक है,
कितने भी चीजें हो सकती हैं, सिर्फ उसमें हमको क्या ध्यान में रखना है कि वो बना किससे होगा, n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से। और अभी मैंने तुम लोग को बताया कि अमाइनो एसिड चीज क्या है, ठीक है। ऐसा कोई भी कार्बन का चेन जिसके पास कार्बोक्सिलिक और अमाइन ग्रुप है, दैट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को बार बार जोड़ते जाओ, 15 बार, 20 बार, 1 लाख बार, वो हमेशा उसका रिजल्ट किस में आएगा, प्रोटीन में। इसके पहले कार्बोहाइड्रेट को हम लोग किससे जोड़ रहे थे, ऑक्सीजन की लिंकेज से, ठीक है। क्या नाम दिया था इसको मैंने, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे जो हो रहा है देखो, इस वाटर के निकलने के बाद से यहाँ पे एक नया क्या बन जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप बन जा रहा है, नोटिस कर रहे हो, कौन सा ग्रुप है, अमाइड बन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लिंकेज होती है ना प्रोटीन की, इसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, एक बार शायद मैंने बताया था तुम लोग को, ठीक है। अब ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, बार बार बनती है, तो इसको और अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो फाइनली ये पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोटीन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, when amino acids are combined together in order to form polypeptide linkage, the new molecule obtained is known as protein। समझा, अमाइनो एसिड को ऐड करते जाओ, कोई ना कोई प्रोटीन तुमको मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा सरप्राइज बात ये है, सरप्राइज करने वाली, कि तुम कोई भी चीज़ उठा लो, जैसे अगर मैं बोल दूं मान ले एप्पल है, ठीक है, या मैंगो है, या कुछ भी है, इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, या फिर कोई वेजिटेबल्स है, इसमें भी प्रोटीन है, सही है। अगर तुम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच करोगे ना, तो तुमको 12 से 13 जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं वो सब में कॉमन मिलेंगे, सब में होते हैं वो बेसिक नीड रहती है हर एक चीज की। तो प्रोटीन लगभग हर चीजों में क्या होगा, जो भी तुम अपने बॉडी के लिए देख रहे हो, खा रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, उसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, लगभग सिमिलर होगा। हाँ, तुम हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन खा रहे हो तो बात अलग है, बट उसमें भी कुछ हद तक चीजें सेम होंगी, खाली 2-4 प्रोटीन नए एडेड होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट को मैं क्या बोलूं, प्रोटीन किससे बना है, अमाइनो एसिड, राइट है, ठीक है। तो जब मैं प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करूंगा, मुझे नहीं पता ना कि इसमें कितने अमाइनो एसिड है, सही है। मैंने बोला यहाँ पे क्या हो सकते हैं, n टाइम्स हो सकते हैं अमाइनो एसिड, राइट है, ठीक। तो सीधी सी बात है, किसी भी प्रोटीन को जब तुम हाइड्रोलाइज करोगे तो उसमें से क्या निकलेंगे, अलग अलग पार्ट किसके, अमाइनो एसिड, बहुत सारे बनेंगे। जैसे स्टार्च को मैं हाइड्रोलाइज कर रहा था तो क्या बन रहा था, एक ग्लूकोज बन रहा था, एक फ्रुक्टोज बन रहा था। वैसे ही जब प्रोटीन को तुम पानी में डालोगे तो वो बहुत सारे क्या बनाता है, अमाइनो एसिड। क्लियर हुआ यहां तक सबको। अब दूसरी चीज, अमाइनो एसिड तो हमने पढ़ लिया कि अमाइनो एसिड्स आर दोज स्ट्रक्चर विच हैज अ कार्बन चेन, और उसके एंड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे एंड पे क्या होगा, अमाइन ग्रुप, ठीक है। अमाइनो एसिड को हम लोग 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो इसी स्ट्रक्चर में मैंने 2 NH2 लगा दिए, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में मैंने 2 कार्बोक्सिलिक लगा दिए इसे, ठीक है, और यही स्ट्रक्चर को मैं ऐसे इक्वल रखूं, एक ही NH2 ग्रुप और एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो अमोनिया क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, अमाइन, अमाइन, अमाइन बेसिक कैरेक्टर है या एसिडिक है, कौन बता रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ तुम्हारा पढ़ा के, अमाइन का कोई भी कंपाउंड क्या होगा, हमेशा बेसिक कैरेक्टर का होगा, ठीक है। क्यों होता है बेसिक, देखने में तो अपने को लगता है कि इसको मैं डिसॉल्व करूंगा तो ये H+ लूज करेगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है।
अमोनिया का नेचर क्या होता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है, मैंने भी तो बताया तुमको बहुत बार, ये लोन पेयर डोनर है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस अगर मैं इसको देखूं, एसिड बेस का 3 कॉन्सेप्ट है ना, अरेनियस का कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड का, फिर लेविस का। तो लेविस का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है, हेंस इट एक्ट एज बेस। ठीक है, तो अमाइनो एसिड को तुम क्लासिफाई कर सकते हो 3 टाइप से। ठीक है, इसमें क्या है, बेस का अमाउंट ज्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है, एक ही एसिड है 2 बेस है, तो इसको हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 एसिड है, एक बेस है, तो एसिडिक ज्यादा है, तो इसको हम लोग एसिडिक अमाइनो एसिड बोलेंगे। और ये क्या है, एक बेस है एक एसिड है, तो इसको न्यूट्रल अमाइनो एसिड। समझ में आया कैसे क्लासिफाई करना है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड NH2 ग्रुप। अगर तुम देख रहे हो किसी में ज़्यादा कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल बता सकते हैं। क्लियर हुआ। जैसे मैं तुमको बोल लूँ कि ये मेरे पास ग्रुप है, ठीक है, क्या बोलोगे इसको, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? न्यूट्रल है ना, 2 बेसिक ग्रुप हैं और 2 एसिडिक ग्रुप हैं, तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हुआ। किसी को कुछ दिक्कत यहाँ तक? चालू कर दो यहाँ से, प्रोटीन डाल के। कुछ चीजें नहीं समझती तो पूछो, नहीं तो लिखते जाओ। हाँ, अपने बॉडी में हर एक चीज प्रोटीन से बना है। तुम्हारा हेयर हो गया, स्किन हो गया, मसल्स हो गए, नर्व्स हो गए, या एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गए, ये सब प्रोटीन की वजह से ही बनते हैं। प्रोटीन नहीं होगा तो इनका फॉर्मेशन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग ने वो शैम्पू वगैरह के ऐड में सुना होगा, इसमें कैराटीन होता है। ठीक है, तो कैराटीन एक्चुअली में प्रोटीन का नाम है, जो हेयर ग्रोथ और नेल ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ऐड वाले बोल दिया, अपन मगन हो जाते हैं, उसका मतलब क्या बोल रहा है। दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज अल्फा अमाइनो एसिड, फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग अल्फा कार्बन बाय अमाइन ग्रुप। दे कंटेन बोथ NH2 and COH group. Proteins of hydrolysis give 30 amino acid. Out of these, 20 amino acids are common. हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन आना चाहिए, इसको ऐसा लिख लेना, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन गिव्स 30 अमाइनो एसिड, आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स आर कॉमन। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया ना कि 12, 13, 15 ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सब में कॉमन ही होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, वर्डिंग थोड़ा सा उल्टा लिखा है इसमें। एग्जाम्पल देखो, जैसे ग्लाइसिन है, टायरोसिन है। ठीक है, तो अलग अलग इनके मतलब है। आगे इनका क्लासिफिकेशन, बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होगा, मोर NH2 ग्रुप देन COH। एसिडिक में क्या होगा, COH का अमाउंट ज़्यादा होगा कंपेयरिंग टू NH2। और न्यूट्रल वाला। ठीक है, यहाँ तक लिख लो पहले, बोलो बोलिए। मैंने तुमको क्या बताया था, प्रोटीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर मुझे कोई प्रोटीन बनाने को बोलेगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा ये ऐसे फॉर्म कर दूंगा कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, राइट। सेम प्रोटीन कंबाइन कैसे करेगा दूसरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल से, उस पर भी क्या होगा, राइट, NH2 CH2, मान लो यही कंपाउंड है। ठीक, तो क्या बोला मैंने, यहाँ से OH और ये निकल जाएगा माइनस वाटर, तो जो नया कंपाउंड बनेगा, अब देखो यहाँ का OH यहाँ का भी तो हाइड्रोजन लेके जा सकता है, इसका OH जो है इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, ये ऐसे रोटेट करके इससे कंबाइन भी हो सकता है। सही है, तो हम लोग फाइनली क्या करते हैं मालूम है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं और ये बॉन्ड आगे ऐसे क्या कर देते हैं, कंटिन्यू है, और यहाँ का भी बॉन्ड क्या आगे कंटिन्यू है। सही है, क्या बचेगा यहाँ पे, NH CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से वाटर बाहर गया तो सिर्फ क्या बचा, NH CH2
और यहाँ से क्या निकल गया OH, तो इस बॉन्ड को ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं N। N का मतलब ये स्ट्रक्चर लगातार चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या नाम दिया, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, जो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड का। अब पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कितनी पेप्टाइड लिंकेज होंगी वो अपने को नहीं पता है, और फाइनली इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। सही है। अब इतना टाइम तो है कि नहीं पूरे पेज पे बनाते रहो, कलर मारते रहो उसका, ठीक है। तो ऐसे बना के अगर कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूछता है तो हम लोग ऐसे शो करते हैं। यहाँ पे देखो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, peptide bond and polypeptides. It is a amide formation between COH and NH2 group by elimination of water. तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है और इसी लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। तो तुम वाटर माइनस करके एरो पे भी दिखा सकते हो, नहीं चाहिए तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। लिख लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तुम लोग ये बोल सकते हो इस चैप्टर से अगर प्रोटीन के पार्ट में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसके दो ही टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारी बॉडी में दो टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। फाइब्रस में जो भी फाइबर है हमारे बॉडी में, हेयर हो गया, नेल्स हो गए, ठीक है, या बर्ड्स वगैरह में जो उनके फेदर्स होते हैं, ठीक है, ये सब मैंने क्या बोला, प्रोटीन से बनते हैं, राइट। फाइबर फाइबर टाइप ही है ये सब, ठीक है। तो अगर मैं बेस्ड ऑन शेप बोलूं तो जो फाइबरस प्रोटीन होते हैं, जैसे देखो स्किन, नेल्स, हेयर, ये सब है, ठीक है। अब दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नाखून काट के पानी में डाल दूंगा तो वो डिसॉल्व होगा क्या, नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो है तो ये भी एक टाइप के प्रोटीन जो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड लाइक एंड जॉइन टुगेदर साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स, ठीक है, एक के बाद एक कंटिन्यूस फॉर्म में जुड़े होंगे फाइबर फॉर्म करने के लिए। द पेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यही डिफरेंस अपने को ध्यान में रखना है कि फाइब्रस प्रोटीन में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, काफी स्ट्रांग होती है। अब अगर स्ट्रांग है तो सीधी सी बात है इजीली डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में, अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो। बट इसी के अगेन जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, देखो दे आर जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर तुम लोग ऊपर ऊपर से देखना चाहो ना, तो जो भी बॉडी के बाहर चीजें दिख रही, जो भी प्रोटीन से बनी है, स्किन हो गया, नेल्स हो गए, हेयर हो गए, ये सब हैं फाइब्रस प्रोटीन जो बॉडी के बाहर होते हैं। बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर। वाटर सॉल्युबल होंगे तुम्हारी बॉडी के अंदर, अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जो वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो आज नहीं तो कल तो तुमको नुकसान कर ही देगी, है कि नहीं। तो देखो दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ बेस, एसिड एंड सॉल्ट, मतलब हर एक चीज में डिसॉल्व हो जाते हैं। दे आर इन स्पेरिकल शेप एंड हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके पास भी होती है, बट दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं आएगा यार। स्पेरिकल शेप एंड हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डू नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखना है इसमें। They have weak intermolecular forces than fibrous protein. जैसे इंसुलिन सुना होगा तुम लोग ने, डायबिटीज में जो यूज होते हैं, इंजेक्शन मारते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी पता ही है, एल्ब्यूमिन भी एक टाइप का प्रोटीन होता है जो बॉडी में प्रेजेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज है, तुमको बहुत ज्यादा मार्क का नहीं आएगा, एक या दो ही मार्क का आता है, या तो डायरेक्ट डिफरेंस पूछ लेगा या तो डायरेक्ट बोल देगा एक एक्सप्लेन फाइब्रस प्रोटीन। तो एक दो तीन पॉइंट तुमको लिखने पड़ेंगे वहां पे। देखो नोट लिखने को आया था एक बार, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, सुना है कभी ये, बायो में सुना होगा, नहीं। डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि मेरे पास कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इन टर्म्स ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो भी है,
ठीक है, अब पत्थर से मारने तो जाऊंगा नहीं प्रोटीन को। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर इस प्रोटीन के शेप साइज को मैं पूरी तरह से कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, अब है तो ये भी प्रोटीन ही, बट इसका साइज शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन, कि किसी नॉर्मल प्रोटीन पे हम लोग ने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसके स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और ये चेंज कैसे होते हैं मालूम है, परमानेंट चेंज होते हैं, ये वापस से इस फॉर्म में नहीं आ सकता कभी भी। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ऐसा इंसान जानबूझ के करता है, ठीक है, बहुत सारे खाने पीने वाली चीजों पे इंसान ऐसा जानबूझ के करता है, जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है। खाना वगैरह जब हम लोग बनाते हैं तो क्या हम लोग वैसे ही चावल दाल खा सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो जो भी चीजें उस पर तुम क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा टेम्परेचर लगा के उसके अंदर के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल थे उसको हम लोग ने उसका साइज शेप ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। खाना बनने के बाद मैं उसको वापस से पहले जैसा नहीं बना सकता, वो इम्पॉसिबल चीज है कि नहीं, ठीक है। जबकि हमको क्या बोला जाता है कि वेजिटेबल्स तुम अगर कच्चा खा सकते हो तो और अच्छी बात है, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। फिर भी उसको हम लोग पका के इसलिए खाते हैं कि उसके बाद हमको उसका टेस्ट बदल जाता है। सीधी सी बात है, उसके अंदर के प्रोटीन के अगर स्ट्रक्चर चेंज होंगे तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और वैसे भी बाहर से भी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं, वो तो अलग चीज़ है। बट नॉर्मल भी अगर तुम किसी वेजिटेबल को पका देते हो तो उसका शेप, उसका जो टेस्ट है वो बदल जाता है, ठीक है। खाली पानी में ही उबाल दो तभी भी उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। समझा। कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पे तुम परमानेंट चेंज करते हो और तुमको वो परमानेंट चेंज ज्यादा बेटर लगता है। अंडे वगैरह को उबाल देते हैं, ठीक है, पहले उसके अंदर का प्रोटीन अलग है, बाद में अलग है, ठीक है। दूध से तुम दही कन्वर्ट करते हो, दैट इज अगेन क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है कि नहीं। वापस से मैं उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो बॉइलिंग ऑफ ए कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, या खाना बनाने वाले में जितनी भी चीजें हैं ये सब किस में आती हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये तुमको चीजें नुकसान नहीं करेंगी, ऐसा नहीं कि डीनेचुरेशन हो गया तो तुमको नुकसान करेंगी। हो सकता है कि कन्वर्ट करने के बाद इसके पास कुछ ऐसा शेप साइज बन जाए, स्ट्रक्चर बन जाए जो तुमको और फायदा दे सके, ठीक है। तो ये चीजें नुकसान देने वाली नहीं है, खाली इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है कि डीनेचुरेशन। देख के ऐसा लगता है कुछ नुकसान वाली चीज है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। और क्या एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग डीनेचुरेशन में। अब ये मत बोलना सर चावल को उबाल के फिर दाल को उबाल के, सब एग्जांपल ही होते जाएंगे ऐसे, कुछ अलग। मिल्क वगैरह भी देखो हम लोग डायरेक्ट कच्चा नहीं कंज्यूम करते हैं, उसको पहले पकाते हो, सही है। तो अगेन वो डीनेचुरेशन है, प्रोटीन उसमें पहले दूसरे थे अब दूसरे हो गए, ठीक है। फिर उसका जब दही में कन्वर्ट करते हो तो फिर से प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है, बोलो। Denaturation is a process in which a raw protein gets converted into different size, shape, atomic mass and structures. ठीक है, कैसा चेंज होगा, इरिवर्सिबल, इसको मैं फिर से पहले जैसा नहीं कर सकता।